भारत की खोज असल में किसने की? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने स्कूल में पढ़ा है। और जवाब जवाब भी लगभग सबको पता है। एक ही नाम सामने आता है ना? पर क्या यही पूरी कहानी है? चलिए, आज इसी बात की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि इस आम सी लगने वाली बात के पीछे की असली कहानी क्या है। चलिए, बिना किसी लाग लपेट के सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये पढ़ाना कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की हद दर्जे की मूर्खता है। ये एक बहुत बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है ना? और यही बयान हमारी आज की पूरी बातचीत का बेस है। तो सवाल ये उठता है कि असली कहानी है क्या? अगर वास्को डी गामा ने भारत को डिस्कवर नहीं किया, तो फिर उसने किया क्या था? और क्यों क्यों हमें ये कहानी ऐसे पढ़ाई जाती है? इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा, 15वीं सदी के यूरोप में। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है मसालों से, और यूरोप के मसालों के लिए जुनून से। और देखिए, ये सिर्फ खाने के टेस्ट की बात नहीं थी। नहीं, ये बात थी इकोनॉमी की, पावर की, और एक बहुत बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व करने की। तो प्रॉब्लम क्या थी, समझते हैं। एक तरफ थे यूरोपियंस, जिन्हें इंडियन मसाले चाहिए ही चाहिए थे, और दूसरी तरफ थे अरब ट्रेडर्स, जिनका इन सारे ट्रेड रूट्स पर पूरा कंट्रोल था। मतलब वो यूरोप में मसाले तो बेचते थे, पर ये कभी नहीं बताते थे कि भाई ये मसाले आ कहां से रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट था, जिसे यूरोपियन हर हाल में जानना चाहते थे। अब ये सोचा जा सकता है कि जमीन के रास्ते क्यों नहीं गए? यहाँ पर एक पेंच था। जमीन के जो रास्ते थे वो लगभग नामुमकिन थे। पहला ऑप्शन रूस और चीन से होकर, इतना लंबा और खतरनाक कि कोई सोच भी नहीं सकता था। दूसरा ऑप्शन ईरान और अरब से होकर, उसे अरब व्यापारियों ने ब्लॉक कर रखा था। तो बचा क्या? बस एक ही रास्ता, समंदर का। एक ऐसा रास्ता जो किसी को पता नहीं था, एक अनजाना, अनचार्टेड रास्ता। और यहीं यहीं एंट्री होती है वास्को डी गामा की। ये वो सफर था जो दुनिया का नक्शा और इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। बात है साल 1497 की। वास्को डी गामा पुर्तगाल से अपने उस ऐतिहासिक सफर पर निकला जो जोखिमों से भरा था। ये एक ऐसा मिशन था जिसे उससे पहले किसी यूरोपियन ने पूरा करने की हिम्मत नहीं की थी। और वो अकेला नहीं था, उसके साथ थे करीब 17 लोग, 4 जहाज़ों के बेड़े पर सवार, जो अनजान समंदर में छलांग लगाने के लिए तैयार थे, तूफानों से लड़ने और हर अनहोनी का सामना करने के लिए। और ये कोई छोटा मोटा सफ़र नहीं था। सिर्फ भारत के तट तक पहुंचने में 10 महीने से ज्यादा लग गए। जरा सोचकर देखिए, उस जमाने में 10 महीने खुले समंदर में, अविश्वसनीय। तो इस सफर कैसा रहा? चलिए थोड़ा करीब से देखते हैं। जुलाई 1497 में वो लिस्बन पुर्तगाल से निकले। कुछ महीनों बाद उन्होंने अफ्रीका के सबसे दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप को पार कर लिया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। मोजाम्बिक में उन्हें एक अरब नाविक मिला जिसे भारत का समुद्री रास्ता पता था, और बस उसी की मदद से आखिरकार 10 महीने के लंबे सफर के बाद मई 1498 में वो भारत पहुंचे, केरल के कालीकट तट पर। तो वो भारत पहुंच तो गए, पर वहां पहुंचकर हुआ क्या? वो कोई खाली जमीन तो थी नहीं, वो एक फलता फूलता चहल पहल वाला समाज था। तो कैसी रही उनकी पहली मुलाकात? तारीख थी 20 मई 1498। डा गामा का बेड़ा कालीकट के उस हलचल भरे पोर्ट पर उतरा जो उस जमाने में ट्रेड का एक बहुत बड़ा हब हुआ करता था। तो कालीकट पहुंचकर डा गामा ने क्या किया? उसने वहां के लोकल राजा से मुलाकात की, एक ट्रेड डील पक्की की और अपने जहाज़ों को उन बेशकीमती मसालों से भर लिया जिनके लिए वो इतनी दूर आया था। हाँ, वापसी का सफ़र बहुत मुश्किल था। तूफान, बीमारियां, कई लोगों की मौत हुई। लेकिन जब वो वापस पुर्तगाल पहुंचा तो उसका स्वागत एक हीरो की तरह हुआ। हो भी क्यों ना, उसने वो कर दिखाया था जिसे लोग नामुमकिन मानते थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस एक शुरुआत थी। डा गामा के इस सफर ने एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया था जिसके नतीजे बहुत ही भयानक और दूर तक जाने वाले थे। और यहीं से कहानी एक बहुत ही डार्क मोड़ लेती है। जब डा गामा दूसरी बार भारत लौटा तो उसका मकसद सिर्फ व्यापार नहीं था। नहीं, इस बार वो आया था जीतने के लिए और बदला लेने के लिए। वो एक बहुत बड़े जहाजी बेड़े के साथ वापस आया। उसने कालीकट शहर पर बम बरसाए और जमकर लूटपाट और मारकाट मचाई। ये एक खोजकर्ता से एक हमलावर बनने का एक बहुत ही भयानक ट्रांसफॉर्मेशन था। तो इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी पॉइंट क्या है?
यही कि डगामा की असली कामयाबी किसी अनजान देश को खोजना नहीं थी। उसकी असली कामयाबी थी यूरोप की ताकतों के लिए एशिया की दौलत तक पहुंचने का एक समुद्री रास्ता खोलना। एक ऐसा रास्ता जिससे जमीन के रास्तों पर अरब व्यापारियों का कंट्रोल खत्म हो सके। तो ये कहानी डिस्कवरी की नहीं, एक्सेस की थी, पहुंच की थी। और इस नए रास्ते का असर एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था। पहले पुर्तगाली आए, उन्होंने अपने हथियारबंद ट्रेडिंग पोस्ट बनाए, फिर उनके पीछे पीछे 1615 में ब्रिटिश आ गए और फिर 1698 में फ्रांसीसी भी पहुंच गए। मतलब डा गामा ने जो रास्ता खोला था, उसने भारत में सदियों तक चलने वाली यूरोपियन कॉलोनियल होड़ और हुकूमत की नींव रख दी थी। तो ये सारी बातें हमें वापस वहीं ले आती हैं जहां से हमने शुरू किया था। बात सिर्फ तारीख और घटनाओं की नहीं है, बात उन शब्दों की है, उस भाषा की है जिसका इस्तेमाल हम इतिहास को बताने के लिए करते हैं। जैसा कि एक जगह बहुत ही दमदार तरीके से कहा गया है, भारत का इतिहास लाखों साल पुराना है, इसे किसी के द्वारा खोजे जाने की जरूरत नहीं है। ये एक लाइन उस पूरे आइडिया को ही खत्म कर देती है कि भारत को खोजा जा सकता था। तो आखिर में बात क्या है? एक तरफ है वो आम कहानी जो हम सब सुनते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, और दूसरी तरफ है असलियत कि उसने यूरोप के लोगों के लिए एक पहले से मौजूद फलती फूलती और बेहद पुरानी सभ्यता तक पहुंचने का एक समुद्री रास्ता खोला। और यहीं हम एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल के साथ इस चर्चा को छोड़ते हैं। क्या ये सही है कि एक पूरे देश की खोज का क्रेडिट किसी एक इंसान को दे दिया जाए, खासकर तब जब वो देश हजारों सालों से न सिर्फ मौजूद था बल्कि दुनिया का एक अहम हिस्सा था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि हम इतिहास को कैसे देखते हैं और कैसे सुनाते हैं।